डियर स्टूडेंट्स, सेट 1 मॉडल पेपर आपका बीएसटी का, इसको हम चेक कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए बने रहिए। पूरे वीडियो के दौरान आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इसमें मिल जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। तो इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं। तो इंग्लिश में भी बनाया गया है इसको, और इसको हिंदी में भी बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन का सॉल्यूशन। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, व्यावसायिक फर्मों को कोषों यानी कि जो है वित्त की आवश्यकता क्यों होती है, ये सिंपल सी बात पूछी गई है। तो बिजनेस फर्म्स रिक्वायर्ड फंड्स, फंड्स क्यों चाहिए यानी वित्त क्यों चाहिए, पैसे क्यों चाहिए। तो व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता हमेशा होती है, और उसी को हम व्यावसायिक वित्त कहते हैं। कभी कभी व्यावसायिक वित्त की परिभाषा पूछ लेता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और इसकी आवश्यकता जो है हमें किन कारणों से होती है, स्थायी संपत्ति के क्रय हेतु, यानी कि जो हमें जमीन चाहिए या फिर फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए। दैनिक व्यय, यानी रेगुलर जो व्यवसाय कर रहे हैं तो रोजीना कुछ ना कुछ खर्च होगा। आकस्मिक कार्य, एक्सीडेंटल जो है अचानक से कुछ खर्चे आ सकते हैं। और तकनीकी विकास अगर करना चाहते हैं तो इन सभी के लिए जो है आपको फंड रिक्वायर्ड होता है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिखा है मैंने। द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। कभी कभी ये डेफिनेशन पूछता है बिजनेस फाइनेंस का। और इट इज नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो रीजंस क्या है, परचेज ऑफ फिक्स गुड्स या फिक्स एसेट्स, और फॉर डेली एक्सपेंडिचर, फॉर कैजुअल वर्क एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर करना है, या टेक्निकल डेवलपमेंट करना है उसके लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार की परिभाषा आपको देनी है। तो संचार जो है ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सोच या सूचनाओं का मौखिक या लिखित या संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया है। सिंपल सा आप लिख सकते हो इस तरह से। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ओरली, रिटन और थ्रू साइंस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, भंडारण से क्या तात्पर्य है। तो भंडारण का अर्थ है वस्तु का बड़ी मात्रा में समुचित तरीके से संग्रहण और आवश्यकता अनुसार उन्हें उपलब्ध कराना। यहाँ तक ये डेफिनेशन हो जाती है। ये डेफिनेशन यहीं कंप्लीट है। अगर हम दूसरे शब्द में, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद करनी है तो दूसरा भी डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए। दूसरे शब्दों में कहें तो भंडारण का अर्थ होता है वस्तुओं का उनके उत्पादन अथवा खरीद के समय से लेकर के उनकी बिक्री अथवा वास्तविक उपयोग के समय तक बड़ी मात्रा में रखना अथवा परिरक्षण करना, यानी कि बचा के रखना। तो इस तरह से मैंने नीचे इंग्लिश में भी इसका जो है आपको बताया है कि भंडारण यानी वेयर हाउसिंग का मीनिंग क्या होती है। और यहाँ तक ये डेफिनेशन जो है कंप्लीट हो जाती है वेयर हाउसिंग की। अगर आप दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। और दोनों लिखेंगे तो भी बहुत बेहतरीन रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे स्वचालित टेलर मशीन यानी एटीएम से आप क्या समझते हैं। तो स्वचालित टेलर मशीन एक ऐसा दूर संचार नियंत्रित कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वित्तीय मतलब पैसे से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस हस्तांतरण प्रक्रिया में ग्राहकों को कैशियर, क्लर्क या बैंक टेलर की जो है मदद की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम समझ सकते हैं कि स्वचालित टेलर मशीन क्या होता है। हम इस तरह से इसको समझा सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज ए टेलीकम्युनिकेशन controlled and computerized device that provides financial transfer service to customers. The customer does not require the help of cashier, clerk or bank teller in this transfer process। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से शब्दों में अपने लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करना है। व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व, तो व्यवसाय के सामाजिक दायित्व से अभिप्राय होता है कि फर्म द्वारा उन नीतियों को अपनाना और उन कार्यों को करना जो समाज की आशाओं और उसके हित की दृष्टि से वांछनीय हो, यानी कि उसके अनुसार हो। ठीक है, उनका हित में हो, ना कि उनके अहित कर जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, आप इस डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आपका छठा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दीर्घकालीन वित्त के दो स्रोत बताने हैं। बहुत सारे हैं, पूंजी बाजार है, आपके अंश जो है आपके वो भी है, डेबिनेचर भी हैं।
विशेष वित्तीय संस्थान है, बैंक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी हैं, प्रतिधारित आय भी है, विदेशों से निवेश जो है, बाहरी उधार कंपनियां, ये सारे के सारे वित्त आपके दीर्घकालीन के स्रोत हैं। आप कोई भी दो लिख सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, 50 स्रोत हैं, आप कोई भी दो लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इंग्लिश में, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में थोक व्यापारी कौन होता है, ये सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा है होलसेलर के बारे में। तो होलसेलर कौन होता है? थोक व्यापारी से आज से ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादकों से, जो उत्पादक यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनसे बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है, ठीक है। होलसेलर क्या होता है? ये जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ मैन्युफैक्चर से लेता है, और ये क्या करता है फिर होलसेलर जो है फुटकर व्यापारियों को बेचता है। और थोक व्यापारी निर्माता एवं फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी है। जो होलसेलर है ये निर्माता यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसका और व्यापारियों के बीच की कड़ी है। और ये निर्माता और फुटकर व्यापारियों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। अगर आप चाहें तो इतना बड़ा लिख सकते हैं, नहीं तो इस लाइन को हटा भी सकते हैं। बाकी ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप समझ चुके होंगे। तो इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी समझा है, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के लिए परेशान होते हैं उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश में सोल्यूशन मैंने 10th का भी दिया था, 12th का भी दिया था, आप लोगों का भी दे रहा हूँ। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। स्थायी जमा खाता से आप क्या समझते हैं? यानी कि आपको सीधा सीधा पूछा है एफडी, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, इससे क्या समझते हैं? तो एक सावधि जमा जिसे एफडी के रूप में भी जाना जाता है, बैंक के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो गैर वित्तीय कंपनियां होती हैं उनके द्वारा भी अपने ग्राहकों को पैसे बचाने में मदद करने के लिए एक निवेश साधन है। और एफडी खाते के साथ जो है आप एक निश्चित अवधि के लिए पूर्ण निर्धारित ब्याज दर पर एक बड़ी राशि का निवेश जो है कर सकते हैं। वही होता है आपका स्थायी जमा खाता, ठीक है। आप इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो नोन एज एफडी, यानी कि एफडी का मतलब है फुल फॉर्म जो है फिक्स डिपॉजिट, इज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड बाय बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनका शॉर्ट फॉर्म है एनबीएफसी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बैंक से ही आपको एफडी करनी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। टू देयर कस्टमर्स टू हेल्प देम सेव मनी विद एन एफडी अकाउंट, जैसे कि एलआईसी है, ये बैंक नहीं है लेकिन यहाँ पे आप एफडी कराते हैं, 5 साल का टर्म लेते हैं, 10 साल के आपके घरों में भी टर्म ले जा जाता है। यू कैन इन्वेस्ट सीजेबल अमाउंट, जो सीज रहता है मतलब वहाँ पे वो क्या रहेगी, आपका निर्धारित रहेगी, फिक्स अवधि के लिए रहेगी, अमाउंट ऑफ मनी एट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फिक्स पीरियड। इस तरह से आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अगला जो है आपका, इसमें पूछा गया आपसे जीवन बीमा और अग्नि बीमा में कोई 3 अंतर आपको बताना है। देखिए अग्नि बीमा यहाँ पर है और जीवन बीमा यहाँ है, तो इसका अंतर आप देख सकते हैं। जितने मूल्य का बीमा कराया जाता गया है या वास्तविक मूल्य है जो भी वो कम हो, तो ठीक है ना। क्षतिपूर्ति कैसी होती है अग्नि बीमा में? जितने मूल्य का बीमा कराया गया है या वास्तविक मूल्य है जो भी कम हो वो दिया जाएगा, ठीक है ना। या तो वास्तविक मूल्य कम हो वो दिया जाएगा, या जितने का कराया गया अगर वो कम है तो वो दिया जाएगा। उसके अलावा जो है केवल विशेष रूप से अलिखित बीमा मूल्य ही दिया जाता है इसमें, जीवन बीमा में, ठीक है। इसके बाद में आपका बीमा योग्य हित जो है, इसमें पॉलिसी लेते समय नुकसान होते समय उपस्थित होना आवश्यक है अग्नि बीमा में, ठीक है। और यहाँ पर जो है पॉलिसी लेते समय बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है, बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। आपकी मर्जी है, कोई भी 3 इसमें पूछा है, आपको मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्री बीमा भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। और बीमा जो बिना बीमा कंपनी की आज्ञा के जो है हस्तांकन नहीं होता इसमें, पॉलिसी के हस्तांकन जो है इसमें नहीं होता, और कोई हस्तांकन नहीं किया जाता इसमें भी। और इसके बाद में जोखिम का प्रकार कैसा होता है? इसमें अनिश्चित होता है, इसमें निश्चित होता है परंतु समय जो है अनिश्चित होता है। इसके अलावा जो है समय अवधि जो है सामान्यतः 1 वर्ष के लिए जाता है, ये लंबे वर्ष के लिए भी लिया जाता है। तो इस तरह से कोई भी 3 अंतर जो आप याद कर सकते हैं, 4 अंतर याद कर सकते हैं, उसको याद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, तो इंग्लिश में आप लाइफ इंश्योरेंस और यहाँ पर जो है फायर इंश्योरेंस, दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको जैसे याद हो जाए आप वैसे कर सकते हैं। बहुत सारे अंतर हैं, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, बहुत सारे हजारों अंतर हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने अंतर। तो इनमें से आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं, मैंने तो केवल आपको 5 यहाँ पे दिखाए हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर है, ठीक है। चाहे तो बीच वाला याद कर लें, जो कि मरीन इंश्योरेंस भी अगर पूछ ले एग्जामिनर तो भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फायर और लाइफ इंश्योरेंस तो पता होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो
है इसमें ईमेल की कोई 3 जो लाभ आपको बताने हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल संप्रेषण का एक आधुनिक साधन है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से संदेश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई ईमेल की खासियत। दूसरा है ईमेल अकाउंट से पत्र, संदेश, चित्र आदि आसानी से भेजे जा सकते हैं, ये भी अच्छा है कि इसका फैसिलिटी है। यह संदेश भेजने का श्रव्य भी और दृश्य दोनों माध्यम है, तो यहाँ पर ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों चीज़ें इसमें अवेलेबल है। और इस माध्यम से संदेश बहुत तेज़ी से भेजा जा सकता है, तो बहुत ही फास्ट मीडियम है ये, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इसको मैंने इंग्लिश में भी बताया है यहाँ पर, आप चारों पॉइंट को इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। चारों पॉइंट मैंने आपको हिंदी में समझाया, उसी तरह से इंग्लिश में यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे। भंडार ग्रहों के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं, तो मैंने 10 लाभ लिखे हैं, आप कोई भी 3 लाभ याद कर लेना। पॉइंट वाइज लाभ हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, वस्तु का संरक्षण और परीक्षण के लिए, उसके अलावा वस्तु की नियमित आपूर्ति करती है, ये भी इसका लाभ है, ठीक है। आप देख लेना, पूरे लाइन्स को पढ़ लेना, और आपका जब 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 2 3 3 लाइनें आपको डिस्क्राइब करके लिखनी होगी, अदर नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और उत्पाद में निरंतरता जो है बनाई जा सकती है इससे, और साथ संभाल में आसानी होता है। इसके अलावा आप चले जाइए, सुविधाजनक स्थिति होती है इससे, छोटे व्यवसायियों के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है आप और लिख सकते हैं, रोजगार के अवसर भी देता है। भंडार गृह में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ मैनेजर ही मैनेजर बैठेंगे तो बोरिया कौन उठाएगा। वस्तुओं की बिक्री में सहायक होता है, आसानी बनाता है, आसान करता है ये। और वित्तीय उपलब्धता भी है, आसानी कर देता है। इसके अलावा हानि की जोखिम को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। 10 तरह के मैं यहाँ पे आपको लाभ बता चुका हूँ। एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने वही पॉइंट आपको नीचे ही बताए हैं, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड। उसके अलावा जो है आपका रेगुलर फ्लो ऑफ गुड्स। इसके बाद में आपका कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है कन्वीनियंट लोकेशन हो जाता है, ईजी हैंडलिंग हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है, माल ख़राब नहीं होने देता। और यूज़फुल फॉर स्मॉल बिजनेस जो है इसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। उसके अलावा जो है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है ये करता है, रोज़गार प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ नहीं है। और फैसिलेट्स सेल्स ऑफ गुड्स, ये भी करता है। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा एबिलिटी ऑफ फाइनेंस भी करता है। और भी आप देखेंगे रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ लॉस का। तो इस तरह से 10 पॉइंट लिखे हैं आप, जो आपको आसानी से याद हो जाए ना वो पॉइंट आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका है ग्राहकों के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे सामाजिक उत्तरदायित्व कौन कौन से हो सकते हैं, ग्राहकों के प्रति व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियां जो हैं, सामान की सही कीमत और सही जगह पर नियमित आपूर्ति होनी चाहिए, और मांगों के अनुसार माल की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता प्रदान करनी है। मांग ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि मिलावट कर दिया जाए। उपभोक्ताओं को उत्पादों की एक विशाल विविधता प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि जो चाहिए वो मिल जाए। और वस्तुओं को विभिन्न वर्गों, स्वाद और क्रय शक्ति आदि के अनुसार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इस तरह से आप ये 4 5 पॉइंट लिख देंगे। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट सही हुई, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप 4 तो जरूर लिखें। कभी भी जितने भी पॉइंट्स, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन हो उससे 1 2 पॉइंट ज़्यादा लिखें, ताकि एग्जामिनर को मौका ना मिले कि वो नंबर आपके काट पाए। इसी तरह से मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे चारों पॉइंट को बताया है, आप चारों पॉइंट को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अंश एवं ऋण पत्र में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। 3 अंतर की जगह मैंने यहाँ 5 अंतर बताए हैं। अंतर का आधार एक तरफ लिख देंगे, प्रतिफल है, स्थिति है, पूंजी कैसी होगी, ऋण की होगी या पूंजी होगी, और प्रबंध में भाग होगा या नहीं होगा, और जोखिम होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है अंश पत्रों में जो है, अंश पत्रों का प्रतिफल लाभांश होता है, ठीक है, इसका प्रतिफल लाभांश होता है, और इसका प्रतिफल जो है वो ब्याज होता है। यह कंपनी के स्वामी हो सकते हैं और ये लेनदार होते हैं, ठीक है। और ये कंपनी को अंश प्राप्त पर जो राशि है वो उनकी पूंजी कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ऋण कहलाती है, अगर राशि जो प्राप्त होती है। ये कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकते हैं, और ये कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपलेस्ट है, ऋण पत्र और अंश पत्र में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इन पर जो है जोखिम जो है अधिक होता है, और इनका जोखिम जो है कम होता है, ठीक है। यहाँ पे कम जोखिम जो है, इनका जोखिम, इन पर कम जोखिम होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जोखिम, 4 पॉइंट आपसे 3 पॉइंट पूछे हैं इसने में, केवल 3 देखिए 3 डिफरेंसेस बताने हैं। 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए, ताकि 5 नंबर में पूछ ले तो 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो इंग्लिश वर्जन है यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़, शेयर और डेबिनिचर्स हैं। ये रिटर्न में शेयर जो है वो डिविडेंड है इसका रिटर्न, और इसका रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये ऑनर होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं, और अमाउंट जो रिसीव होती है वो जो है कैपिटल कहलाती है, और इसमें डेप्ट कहलाती है। उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट में, ये कंपनी के मैनेजमेंट में भाग ले सकते हैं और ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये कैन नोट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कैन टेक पार्ट। उसके अलावा जो है दे आर मोर रिस्क, दे कैरी मोर रिस्क, और दे कैरी लेस रिस्क, ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर फुटकर व्यापारी की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है। बहुत सारे जो है विशेषताएं, ये दैनिक आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं तथा उन्हें ग्राहकों की सुविधा अनुसार उपलब्ध कराते हैं। एक पहली विशेषता ये लिख सकते हैं। आपको 3 ही पूछी है, मैंने यहाँ पे 6 बताई है, आप कोई भी 3, 4, 5, 6 जो भी आप याद करना चाहें, जितना याद करना आप कर सकते हैं। ये उत्पादकों से सीधे ही बड़ी मात्रा में माल क्रय करते हैं, अतः माल के क्रय की प्रक्रिया में मध्यस्थों का उन्मूलन होता है। इसके बाद में ये अधिक संख्या में ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, ये भी आपका इस पॉइंट बनता है। इनकी दुकानों का आकार साधारणतः फुटकर व्यापारियों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये भी इनकी खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने और चलाने के लिए बड़ी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये होलसेल बहुत बड़ी मात्रा में जो है माल खरीदते हैं। सामान्यतः ग्राहकों को नगद बिक्री ही करते हैं, यानी कि ये जो है बहुत ही कम डेप्ट करते हैं, बहुत ही रेयर डेप्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया है, वही पॉइंट्स हैं। आपको अगर हिंदी में समझ में आ गया होगा तो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। 6 पॉइंट आप याद कर सकते हैं, चाहे तो आप 3 पॉइंट अपनी मर्जी से कोई भी याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है। 15 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। व्यापारिक बैंकों, आपको पता होगा कि आपको पहले 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए में, तो 7 में से केवल आपको 5 आंसर देने हैं। पार्ट बी में आपको 7 फिर से पूछे जाएंगे, उसमें से भी 5 आंसर देने हैं। और पार्ट सी अभी आप देख रहे हैं जो 15 से लेकर 19 तक रहेगा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 3 आंसर देने हैं, यानी कि टोटल मिला के आपको 13 आंसर देने हैं। और आपसे पूछा जाएगा 19 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 13 को आपको देने हैं। हर खंड में आपको 2 ही ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। इस 7 में से केवल 2 ऑप्शन छोड़ सकते, 2 क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते हो। इस 7 में से कोई भी 2 ऑप्शन छोड़ सकते हो, और इस 5 में से भी कोई भी 2 ऑप्शन छोड़ सकते हो, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, खंड वाइज अलग अलग। इसके बाद में है व्यापारिक बैंकों की एजेंसियों के कार्यों का उल्लेख करना है, फंक्शन ऑफ एजेंसी फंक्शन बताना है कॉमर्शियल बैंक का। तो देखिए, वाणिज्य बैंक कुछ कमीशन के बदले जो है अपने ग्राहकों को कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं, इन्हें ही एजेंसी कार्य कहा जाता है, ठीक है। जो है क्या है, कमीशन लेते हैं और उस कमीशन के बदले जो है अपने ग्राहकों को जो है कुछ सुविधाएं या कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें ही हम एजेंसी कार्य कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि ये एजेंसी कार्य, एजेंसी फंक्शंस बोल क्या रहा है। इसमें जो इनमें से कुछ जो हैं कार्य, हमने यहाँ पे कुछ कार्य को बताया है। तो चेक, बिल और ड्राफ्ट का संग्रहण करना, ब्याज का भुगतान, ऋण की किस्तें और बीमा प्रीमियम आदि जमा करना, जैसे आप नहीं जा सकते तो ये कर देते हैं। प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री जो है ये भी करते हैं। ब्याज, लाभांश आदि का संग्रहण करना, ये भी आपके लिए मदद करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र आदि के जरिए जो फंड आपका ट्रांसफ़र होता है वो भी कर देते हैं। और जैसे कि आप बैंक नहीं जाना चाहते तो आप इनको जा करके बोल देंगे या फ़ोन भी कर देंगे तो आपका काम ये कर देते हैं। और विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री में भी ये सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये इसके कुछ कार्य हैं, और आप समझ चुके होंगे कि एजेंसी कार्य क्या होते हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया है आप लोगों के लिए। कॉमर्शियल बैंक्स जो है प्रोवाइड करते हैं सर्टेन सर्विसेज कंज्यूमर को या कस्टमर्स को इन रिटर्न ऑफ सम कमीशन, ठीक है। और दीज और कॉल्ड एजेंसी फंक्शंस, ठीक है, उन्हीं को जो है एजेंसी फंक्शंस कहते हैं। और इसके फंक्शंस जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लिख सकते हैं। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखने से आपको 5 नंबर पूरे मिल जाने हैं। अगला जो पार्ट है इसमें पूछा गया आधुनिक संदर्भ में बीमा के महत्व का वर्णन करना है। आधुनिक संदर्भ में मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम है उसके हिसाब से बीमा इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बीमे का महत्व को समझाते हुए जो है बता देंगे कि बीमा कितना है। तो बीमा हानि नुकसान की स्थिति में व्यक्तिगत या व्यावसायिक जोखिम को कई लोगों में बांटने का अत्यंत उपयोगी साधन है, ठीक है ना। किसी भी बीमा क्या है, किसी को हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, या फिर कोई भी व्यक्तिगत हो या संस्थागत हो, व्यवसायी यानी कि संस्थागत हो, इन सभी के लिए जो है ये उपयोगी साधन है। और इस प्रकार बीमा
कृत पक्षों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है कि वो सोचते हैं कि चलो कुछ नुकसान होगा तो बीमा हमसे हम लोग जो है उसका बेनिफिट ले लेंगे। और वे व्यक्ति जो अपनी वर्तमान आय में से समय समय पर बीमा का प्रीमियम चुकाते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो है, सेवानिवृत्ति के बाद में एक मुश्त रकम मिलना और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलने का आश्वासन रहता है। तो इसलिए भी बीमा जो है वो क्या है, इसका महत्वपूर्ण बीमा मानी जाती है, इसीलिए लोग बीमा करवाते हैं कि अगर मान लो उनकी नौकरी जो खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो है उनको एक साथ में बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अचानक से किसी एक्सीडेंटल केस में जो सेवाकर्मी है, जो काम करने वाला है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जो है आर्थिक मजबूती के रूप में जो है एक सुरक्षा मिल जाती है कि उसने जो पैसे जमा कराए थे वो एक्सीडेंटल केस में उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से मिल जाएंगे। और व्यवसायी भी अपनी हानि के जोखिम के लिए बीमे का प्रीमियम चुकाते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं सब कोई जो है जानबूझ के बीमा लेके रखता है, ताकि अगर कल के दिन, क्योंकि वो घर पे है, रात में जा रहा है और रात में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी ने जानबूझ के आपसे दुश्मनी निकालने के लिए कंपनी में या गोडाउन में आग लगा दी, तो फिर वो कहाँ से चुकाएगा, उसने तो, उसका तो सारा नुकसान हो जाता है। तो बीमा ही एकमात्र स्रोत है जिसके ऊपर वो विश्वास करके आसान से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और घर पे सो सकता है और हानि या क्षति की संभावना की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन जरूर लिखी गई है, ठीक है, बहुत सावधानी से समझोगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके वितरण को देखते हुए बीमे का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। बीमा जो है व्यापारिक औद्योगिक उद्यमों में काफ़ी सहायता करता है, क्योंकि इन उद्यमों की संपत्तियों और कारखानों के साथ यहाँ इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, कल पुर्जों और तैयार वस्तुओं पर भी जो काफ़ी पैसा इनको लगाना पड़ता है। और जब ये लगाते हैं तो व्यवसायी वर्ग के बीमे से स्वयं को वे सुरक्षित महसूस कर लेते हैं, क्योंकि वे इस बात से अस्वस्थ हो जाते हैं या होते हैं कि एक छोटी सी रकम देने से भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये महीने का मान लीजिए 5,000 रुपये देते हैं, अगर इनका कुछ भी जल फूल जाता है या नष्ट हो जाता है, इसकी जगह 5 लाख या 15 लाख या 50 लाख कुछ भी ले सकते हैं, जो भी इनके बीमा का टर्म है उसके हिसाब से। इसके बाद में और भी चीज़ें जो है आप इसमें समझा सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बीमा कंपनियों को दिए गए प्रीमियम के रूप में लोगों की बचत इन बीमा कंपनियों के पास इकट्ठा होती है और बीमा कंपनियां इस धन का निवेश जो है सरकारी या बड़ी कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में करती हैं, जो कि मतलब जो पैसा आप दे रहे हो इसी से सरकार या फिर लोग चलते हैं। जो लोग अपने बुढ़ापे या मृत्यु के जोखिम के लिए जीवन बीमा कराते हैं, वे अपनी वर्तमान आय में से बचत करने को प्रेरित होते हैं और अपने आप में बहुत ही वह महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बीमा क्षेत्र में काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश के विभिन्न इलाकों में लोग जो है बीमा कंपनियों में नौकरी पा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इन कंपनियों के एजेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा बीमा के बारे में आप समझा सकते हैं और ये बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में है। आप इंग्लिश में जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं इंपॉर्टेंस, वो इंग्लिश में यहाँ से लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ से आपका इंश्योरेंस स्टार्ट है। वही चीज़ जो मैंने हिंदी में समझाई है वही सेम टू सेम चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी दी है आपको। तो आप इस पॉइंटों को पढ़ोगे तो आपने जब हिंदी में एक बार समझ लिया तो ये पूरे के पूरे चीज़ें आपको याद हो जानी है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। आप एक एक लाइन पढ़ लो, ऊपर जो पढ़ा था वो चीज़ आपके आपके माइंड में छप चुकी होगी। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली हिंदी में वो समझ में आता जाएगा, भले ही यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इसको आपने देख लिया और इसी तरह से आपके जो है ये काम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सेवाओं के बाह्यकरण की महत्व का संक्षेप में जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो देखिए व्यवसाय प्रक्रिया में जो है आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्यकरण सूत्र जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह संगठन के कार्यकारियों को जो है उनके दैनिक प्रक्रिया प्रबंध उत्तरदायित्व से थोड़ा सा मुक्त करने में काम आता है या सक्षम होता है। और जब ये एक बार प्रक्रिया जो सफल हो जाती है तो वो क्या है अपने नए उत्पादन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उसमें कुछ खोज करने के लिए, कुछ नया डिस्कवर करने के लिए उनके पास जो है अधिक समय मिल जाता है और वो अपने ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में से कुछ बंदे होते हैं क्या तो प्रोडक्शन ही करो फिर ग्राहकों की संतुष्टि करो, तो वहाँ पर क्या आउटसोर्सिंग से काम चल जाता है। उसमें क्या हो जाती है, लागत में कमी हो जाती है, ठीक है, आउटसोर्सिंग से। उसके अलावा कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर ध्यान चला जाता है, ठीक है। ये आपको क्या है कि आपको बहुत सारे पेपर वर्क है, कंपनी में बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, तो उनको छोड़ करके फिर आदमी जो है व्यवसाय के ऊपर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाता है।
ठीक है, ऐसा नहीं कंपनी कोई भी बिना पेपर वर्क के नहीं चलती। और बाह्य विशेषज्ञ का उपयोग जो है होता है कि बाहर जो भी बाहर से हम जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि प्लानिंग हमारे एम्प्लॉयज़ के पास ना हो या हमारे को ध्यान में ना आता हो, तो हम जब बाह्य सोर्सिंग करते हैं तो हमारे को जो है कुछ अलग चीज़ जो है वहाँ से सीखने को मिलती है और कुछ उसका उपयोग भी हम कर लेते हैं उनकी विशेषताओं का। ग्राहकों की लगातार बदलती मांग से निपट सकना, ये भी एक जो है आउटसोर्सिंग का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को समझा सकते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं वन बाय वन, आप इनको पढ़ सकते हैं। आगम वृद्धि की प्राप्ति, इसमें भी ये सहायक होता है। हर पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा गया है, इन चीज़ों को जरूर पढ़ना एक बार ताकि आपको पूरा समझ में आ पाए। और इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। इसको पॉइंट वाइज है। अचीव कॉस्ट रिडक्शंस हो गया कि इन कंपनीज मेन बिजनेस हो जाएगा। जो मैंने पॉइंट्स ऊपर बताए हैं वही पॉइंट्स नीचे हैं, तो आप वन बाई वन पॉइंट्स जो है लिख सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद में आपका 18वां जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। 18वां क्वेश्चन है व्यावसायिक वित्त की प्रकृति तथा महत्व की विवेचना करनी है। तो देखो, व्यवसाय जो है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है। ठीक है, और व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है और वित्त को इसीलिए व्यवसाय का जीवन रक्षक कहा जाता है। और व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता को व्यवसायिक वित्त कहते हैं, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धन के कार्य नहीं कर सकता। उद्यमी जो पूंजी आरंभ में लगाता है वो व्यवसाय के वित्त की पूरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि उसने जो लगा दिया, लेकिन अब उसको पूंजी की फिर भी डेवलपमेंट में जरूरत पड़ती है, माल खरीदने में और भी बहुत सारी चीज़ों में। व्यवसायी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसीलिए अन्य स्रोतों की तलाश करता है, और वित्तीय आवश्यकताओं का सही आकलन एवं इसके विभिन्न स्रोतों की पहचान करना किसी व्यवसायिक संगठन को चलाने का महत्वपूर्ण पहलू है। इसको हम समझा सकते हैं। वित्त की आवश्यकता व्यवसायी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ के निर्णय के समय से ही पैदा हो जाती है, और कुछ राशि की आवश्यकता तो तुरंत हो जाती है, जैसे कि संयंत्र और मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, अन्य संपत्तियों को खरीदने हेतु, जिसमें जमीन भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकता है, लीज पे, किराए पे। इसी प्रकार से कुछ कोष की आवश्यकता दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए भी होती है, जैसे माल मंगाना, ऑटो का भाड़ा देना, या बहुत सारी चीज़ें जैसे कच्चे माल की खरीद और कर्मचारियों का वेतन है। किसी को अकस्मात चाहिए, अचानक से पैसे की किसी कर्मचारी को जरूरत होगी तो देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब व्यवसाय को बढ़ाना होता है तब भी धन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप वित्त का जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है इसको, आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ जो मैंने हिंदी में बताई आपको, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने वही चीज़ लिखी है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वन टाइम हिंदी में समझ लें और उसके बाद इंग्लिश पढ़ें, आपको आसानी से पूरा का पूरा ना आप क्लियर, एकदम क्लियर समझ पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है 19 नंबर। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें विभागीय भंडार से क्या समझते हैं। विभागीय भंडार जो है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर को कहा जाता है। और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो ये भी बताने हैं हमें। तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। विभागीय भंडार क्या होता है। विभागीय भंडार एक बड़ी इकाई होती है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करती है। विभिन्न प्रकार के, ध्यान रखना, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करती है, जिन्हें भली भांति निश्चित विभागों में बांटा गया होता है। यानी कि एक सेक्शन में सब्जी मिलेगी, तो एक सेक्शन में कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, तो एक सेक्शन में कॉस्मेटिक आइटम मिलेंगे, एक सेक्शन में कपड़े मिलेंगे। तो वो बांटा गया हो, कौन से विभाग में क्या मिलेगा वहाँ सब लिखा रहता है। आप डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल में भी गए हो तो आपको पता चल चुका होगा। जिनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना होता है। तो इस तरह से विभागीय भंडार क्या होते हैं उसको हमने यहाँ पे समझाया इस लैंग्वेज में। ये हो गया। अब विभागीय भंडार के लाभ क्या हैं, तो बहुत सारे लाभ हैं, आप आसानी से बता सकते हो। बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करना, ये है। ठीक है, या सामान्यतः जो है केंद्रीय स्थलों पर केंद्रित होते हैं या लगाए जाते हैं, और इसलिए दिन में अधिकांश समय में बड़ी संख्या में ग्राहक जो है इसमें आते हैं। क्रय करना जो है यहाँ पे सुगम हो जाता है, क्योंकि विभागीय भंडार एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को जो है बिक्री की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ पर ग्राहकों को एक ही स्थान पर अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं जो हैं खरीदने की सुविधा मिल जाती है, और परिणाम स्वरूप अपनी खरीदारी के लिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भागना पड़ता, नहीं परेशान होना पड़ता। इसी तरह से आप लिख सकते हैं आकर्षक सेवाएं भी देते हैं। ये क्या करते हैं, अधिकतम सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। इसकी कुछ सेवाएं इस प्रकार है, जैसे वस्तुओं को घर पर ही सुपुर्द कर देना, यानी कि आप 3,000 रुपये से ज़्यादा का मटेरियल खरीद रहे हो तो फ्री होम डिलीवरी हो जाती है। ये भी आपने सुना होगा, फ्री होम डिलीवरी भी हो जाती है ना, ये आपने सुना होगा।
जैसे आप होटल में जाओगे तो वहाँ पे अगर आपने 500 रुपये से कम का ऑर्डर दिया है तो आपका फ्री होम डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन 500 से ऊपर दोगे तो फ्री होम डिलीवरी भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो बड़े पैमाने पे परिचालन का लाभ भी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसके अलावा जो है और सारी चीज़ें, विश्राम गृहों की आवश्यकता व्यवस्था कर देते हैं, टेलीफोन बूथ वगैरह, जलपान गृह, नाई की दुकान, ये सब चीज़ें होती हैं। एक हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है। बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ क्या हो जाते हैं, तो ये क्या है, एक संगठित स्तर पे किए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ मिलते हैं। विशेष रूप से वस्तुओं के क्रय के संबंध में यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है। और विक्रय में वृद्धि इसकी होती है, ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पे सब कुछ मिलेगा तो आदमी वहीं से खरीदेगा, और विक्रय में ऑटोमेटिकली जो है उनकी वृद्धि होगी, और विक्रय में वृद्धि होगी तो लाभ भी अधिक होगा। इस तरह से ये जो है ग्राहकों को सारे के सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इन पॉइंटों के हिसाब से आप जो है समझा सकते हैं। और ये वीडियो था आपके लिए स्पेशल और हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। और यहाँ पर जो है जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में चाहते हैं इसका सोल्यूशन, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। पहले डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, एक लार्ज यूनिट है जो सेल करता है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच आर डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और एंड हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मीट ऑलमोस्ट एवरी नीड ऑफ द कस्टमर अंडर वन रूफ। सिंपल। इसके बाद में बेनिफिट्स क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर के, अभी अभी हमने देखा, उन सारी बेनिफिट्स को हम बता सकते हैं। ए पॉइंट आपका है। फिर उसके बाद में आपका जो है अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, ईज ऑफ परचेजिंग होती है, यहाँ पर जाकर के कुछ भी आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव सर्विसेज होती हैं, ठीक है, कई चीज़ें तो आपको बाई वन गेट वन फ्री का भी जो है ये लगाते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस हो जाता है, इसके अलावा इंक्रीज इन सेल्स हो जाता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये था पूरा आपका बीएसटी का सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ कि आपको बीएसटी का जो हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन जो है आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मैक्सिमम लाइक और मैक्सिमम शेयर करिए, ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है बना दिया जाएगा। आपके कितना रिस्पॉन्स है वो ज़रूर दिखाएं, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है वो देख लें। उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ जो जो वीडियोस जाएंगे वो आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।